अरे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक चल रही है। आज हम लोग उसमें देखेंगे सेंटेंस कंटेनिंग दी एडवर्ब टू। वे वाक्य जो एडवर्ब टू लिए हुए होते हैं उन्हें एडवर्ब टू को हटा करके और एडवर्ब टू को लगा करके किस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। आज यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने लिखी हुई है एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। मींस एडवर्ब टू को हटा करके किस प्रकार से वाक्य रूप को बदलेंगे। अब हम लोग इसके नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। रूल नंबर फर्स्ट, इसके 5 नियम है। एडवर्ब टू को हटा करके वाक्य का रूप बदलने के लिए कितने नियम है? 5 नियम है। और इस बात को ध्यान देना, अभी हम इसके नियम पे चलेंगे तो आपको बता देंगे। इस बात को ध्यान देना कि जो इस तरह से आपका वाक्य बदलता है वो सिंपल सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह बदलता है। मींस सिंपल सेंटेंस आपका वाक्य होगा वो किस सेंटेंस से बदल जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, कैसे बदलेगा, हम लोग आगे चलते हैं नियम पे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो प्यारे बच्चे, एडवर्ब टू को हटा करके वाक्य रूप को बदलने के लिए आपके कितने नियम है? 5 नियम है। तो हम लोग 5 नियम में से पहले नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं पहला नियम क्या है। प्यारे बच्चे, यहाँ पर हमने लिखी हुई है, पहले नियम के बारे में हमने लिखी हुई है। एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और उसके पश्चात इंफिनिटिव का प्रयोग हो तो उसे निम्न रूप से बदलते हैं। मींस कौन सा? जो हमने आपको पहला बताया कि जिस प्रकार से पहला आपको वाक्य आ सकता है, मींस एडवर्ब टू हो, उसके बाद एडजेक्टिव हो, प्लस जो है कोई टू वाले वाक्य हो, मींस इंफिनिटिव टू हो। इस तरह से अगर कोई वाक्य है, मींस एडवर्ब टू आया हो, एडजेक्टिव आया है, इंफिनिटिव टू आया है, इस तरह से वाक्य कोई हो तो उसको बदलने के लिए निम्न नियम होते हैं। तो प्यारे बच्चों, निम्न नियम क्या है? इसके इस तरह से वाक्य को बदलने के लिए कौन से नियम होते हैं? तो यहाँ पर हमने पहले स्टेप क्या करने होंगे? एडवर्ब को किस में चेंज, एडवर्ब जो टू होगा मींस एडवर्ब टू को किस में चेंज कर देना है? आपको सो में चेंज कर देना है। मींस इसे बदलते समय इस बात को ध्यान देंगे कि एडवर्ब टू को किस में बदल देना है? सो में बदल देना है। यही हमने पहला स्टेप बताई हुई है कि आपको पहला स्टेप यही करना है कि एडवर्ब टू को सो में बदल देना है। दूसरा स्टेप क्या करना है? वाक्य में प्रयुक्त एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करें। मींस जो वाक्य में एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है सो का प्रयोग करें, फिर एडजेक्टिव लिखे, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? दैट लिखना है। आगे चलते हैं, तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नियम इसमें क्या दिया हुआ है? उसके पश्चात ही, सी, इट, दे, आई, वी में से कोई एक पहले क्लास के कर्ता के अनुसार प्रयोग करें। तो प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान देना कि पहले क्लास के कर्ता के अनुसार प्रयोग करना है। मींस जो पहले वाक्य दिया होगा उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखना है। मींस दैट के बाद उसके अकॉर्डिंग जो पहला वाक्य दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या रखने हैं? सब्जेक्ट रखने हैं। एग्जांपल के माध्यम से चलेंगे तो सारे नियम समझ में आ जाएंगे, बस आप लोग अभी नियम समझते चलिए। चौथा नियम क्या है? टू के स्थान पे, मींस इंफिनिटिव टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कैन नॉट और पास्ट टेंस के वाक्य में किसका प्रयोग करेंगे? कुड नॉट प्रयोग करेंगे। मींस प्रेजेंट टेंस अगर है तो वाक्य में कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर पास्ट टेंस है तो वाक्य में किसका प्रयोग करेंगे? कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। आप यार बच्चे, ये चारों नियम को आप एकदम दिमाग पे कंठस्थ कर लीजिए। आप एग्जाम्पल की तरफ पढ़ेंगे तो चारों नियम आपको क्लियर करते हैं, एकदम बेहतरीन ढंग से क्लियर करते हैं। यहां पर देखिए हमने पहला एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, ही इज टू ओल्ड टू रन। ही इज टू ओल्ड, वह इतना वृद्ध है कि ओल्ड टू रन, की वह दौड़ नहीं सकता है। हमने अर्थ बताया था, नकारात्मक अर्थ देगा ना कि ही इज टू ओल्ड टू रन, मींस वह इतना वृद्ध है कि वह दौड़ नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चे, पहली चीज, अब हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, किस तरह से बदलेंगे अब हम लोग इसके पर चर्चा करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में करने से पहले आपको पता है कि आप पहले सब्जेक्ट लिखोगे, ही लिख दिए, ही इज लिख दिए। उसके बाद एडवर्ब टू को हमने पहला नियम बताया कि एडवर्ब टू को किससे बदल देना है? सो में बदल देना है। तो भैया एडवर्ब टू को हमने सो में बदल दिए हुए हैं ना, कि एडवर्ब टू को सो में बदल दिए तो क्या हो गया? ही इज सो ओल्ड। उसके बाद एडजेक्टिव लिख देते हैं। एडजेक्टिव लिखने के लिए बाद हमने दूसरा नियम क्या बताया? दैट का प्रयोग करते हैं। तो भैया हमने दूसरे नियम के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग कर दिए। यहां तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा, ही इज सो ओल्ड दैट। अब उसके बाद जो पहला वाक्य है, ही इज वाला जो वाक्य है, इसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट लिखेंगे। मींस ही सब्जेक्ट यहां पर है तो यहां पर भी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो क्या हो गया? दैट ही हो गया। अब इज था, प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग करना है? कैन नॉट का करना है। और पास्ट टेंस में होता तो किस में करते? कुड नॉट का करते। तो क्या हो जाएगा? ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, कि वह इतना बूढ़ा है कि वह दौड़ नहीं सकता है। प्यारे बच्चे, प्रेजेंट टेंस में था तो इसलिए आपने किसका प्रयोग किया? कैन नॉट का प्रयोग किया। अगर पास्ट टेंस में होता तो आप किसका प्रयोग करते? कुड नॉट का प्रयोग करते। तो सिंपल सी बात हो गई। हमने क्या किए हुए हैं? ही इज टू ओल्ड टू रन था तो हमने टू को सो में बदला, ओल्ड के बाद दैट लगाया, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा। जो आपका पहला वाक्य था, पहला जो है आपका पहला जो वाक्य था उसके अकॉर्डिंग, मींस पहला जो क्लास था उसके अकॉर्डिंग हमने ही लिखा। उसके बाद प्रेजेंट टेंस होने की वजह से कैन नॉट लिखे। उसके बाद आपका जो था उतार दिए। तो क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन पहले वाक्य का क्या हो गया? ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। उम्मीद करते हैं आपको प्यारे बच्चे बालक जो है ये पहला एग्जांपल समझ में आकर रूल नंबर 2 लिखे हुए हैं। यहां पर दूसरे नियम की तरफ हम लोग दनादन बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा नियम क्या है। अब दूसरे नियम को जल्दी से हम लोग देखते हैं।
यदि एडवर्ब टू के पश्चात प्रयुक्त इंफिनिटिव निगेटिव में हो। बात समझने की कोशिश करना, यदि एडवर्ब टू के पश्चात प्रयुक्त इंफिनिटिव किस में हो, निगेटिव में हो, तो इस वाक्य की ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जो आप कैन नॉट कुड नॉट का प्रयोग करते थे वहां पर जो है आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं तो प्यारे एकदम बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हमने लिखे हुए हैं ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स। प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, वहां पर था निगेटिव सेंस, निगेटिव अर्थ कब दिया था, अगर ऐसा रहा होता ही इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स, मींस वह इतना जो है बुद्धिमान नहीं है कि सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। लेकिन यहां पर नॉट लग गया, निगेटिव निगेटिव मिलकर के यहां पर पॉजिटिव हो जाते हैं, निगेटिव निगेटिव मिलकर के क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए इसमें कैन के साथ या कुड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसका अर्थ ही निकलता है ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स का अर्थ ही निकलता है कि वह इतना बुद्धिमान है कि सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। इसका अर्थ हो गया कि वह इतना बुद्धिमान है कि सभी समस्याओं का क्या कर सकता है, समाधान निकाल सकता है। तो उसका प्यार जो ये अर्थ है, अगर निकाल सकता है तो जाहिर सी बात है आप नॉट का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते समय। तो क्या हो जाएगा, सारी नियम कानून वही हो जाएंगे, बस कैन नॉट या कुड नॉट वाले में नॉट हट जाएगा, बाकी सारे नियम वही होंगे जो अभी पूर्ववत नियम बताए हुए हैं। क्या हो जाएगा, ही इज सो इंटेलिजेंट, टू को चेंज कर दिए सो में, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स। टू को किस तरह से हटाते हैं, यहां पर देखिए बच्चों आपका रूल नंबर 3 दिए हुए हैं। यहां पर रूल नंबर 3 देखिए क्या लिखे हुए हैं, यदि वाक्य का कर्ता इट हो अथवा बेजानदार हो, मींस जाहिर सी बात है अगर बेजानदार होगा, निर्जीव होगा तो आपका वाक्य का कर्ता क्या होगा, इट ही होगा। तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश फार्मी को आई में, अगर उसमें प्रयोग हुआ है, फार्मी प्रयोग हुआ है तो उसे आई में बदल देते हैं, फार हिम को ही में बदल देते हैं, अगर फार हिम लिखा हुआ है ही में बदल देंगे, फार अस अगर उसमें लिखा है तो उसे वी में बदल देंगे, फार देम अगर लिखा हुआ है तो उसे दे में बदल देते हैं। सिंपल सी बात है, ये सभी ऑब्जेक्टिव केस में लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव केस में लिखे हुए हैं। अब हमको चाहिए सब्जेक्ट, चाहिए सब्जेक्ट चाहिए तो हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, इसीलिए फार्मी मी ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव केस आई हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट लिखते हैं ना, फार हिम ही में आपका ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। फार अस, अस आपका ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। फार देम मींस देम आपका ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। हम इसका सब्जेक्ट हमको चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है तो हम उसमें से सब्जेक्ट निकाल लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, फिर हम जो है अपने स्वार्थ के लिए सब्जेक्ट निकाल लेते हैं उसमें। एग्जांपल पे चलेंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए सारे एग्जांपल यही लिखे गए हैं, एग्जाम्पल को एकदम ध्यान से समझा करिए, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आती है। तो पहले यहां पर समझने की कोशिश करना, जैसे हमने लिखे हुए हैं द ट्री इज टू हाई, मींस पेड़ बहुत इतना ऊंचा है, फार्मी मींस मेरे लिए, टू क्लाइंब मींस मैं उस पर चढ़ नहीं सकता हूं, मींस पेड़ मेरे लिए इतना ऊंचा है कि मैं उस पर क्या नहीं कर सकता हूं, चढ़ नहीं सकता हूं। आप बात समझने की कोशिश करना, ट्री यहाँ पर क्या है, बेजानदार मींस आपका यहाँ पर ईट का प्रयोग होगा ना, पेड़ पौधों के लिए ईट का प्रयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ ईट का लगेगा, ईट लगेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, क्या यहाँ पर ईट के लिए क्या यहाँ पर जो है यहाँ पर फार्मी भी दिया हुआ है, फार्मी के लिए मींस आई कर देंगे, फार्मी को हटा करके क्या कर देंगे, आई कर देंगे, यही तो अभी बताए। तो क्या हो जाएगा, बाकी सारे नियम पूर्ववत की बात ही रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, द ट्री इज सो, टी डबल ओ को किसमें चेंज कर देंगे, सो हाई, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद दैट लिखते हैं, तो दी ट्री इज सो हाई दैट, फार्मी चेंज हो गया किसमें, हमने यही बताया, मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, फार्मी चेंज हो गया आई में, आई कैन नॉट क्लाइंब हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका, दी ट्री इज सो हाई में से पेड़ इतना ऊंचा है, दैट की आई कैन नॉट क्लाइंब मैं इस पे चढ़ नहीं सकता हूं। दूसरे एग्जांपल को समझिए, दूसरा एग्जांपल क्या लिखे हुए हैं, इट वाज टू हॉट मींस मौसम इतना गर्म है, फॉर हर मींस उसके लिए, टू गो आउट मींस वह बाहर नहीं निकल सकती है, मींस मौसम इतना गर्म है कि वह बाहर नहीं निकल सकती है। तो प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, हमने सारे नियम वही रहने हैं, बस थोड़े बहुत परिवर्तन करने हैं, थोड़े बहुत परिवर्तन कहाँ होंगे उसे देखना। इट वाज, टू को चेंज कर दिए सो में, इट वाज सो हॉट दैट, एडजेक्टिव के बाद हमने जो है दैट का प्रयोग कर दिया, तो क्या हो गया, इट वाज सो हॉट दैट। अब हर चेंज हो गया, फार हर दिया था, फार हर, हर आपका ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, फार हर मींस सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्या हो गया, सी कुड नॉट गो आउट, मींस इट वाज सो हॉट मींस ये इतना गर्म मौसम है, दैट सी कुड नॉट गो आउट की वह बाहर नहीं जा सकती। अब क्या है, यहां पर बच्चे समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर देखिए चौथा नियम दिए हुए हैं, चौथे नियम में देखिए क्या दिए हुए हैं, कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें इंफिनिटिव के स्थान पर फार प्लस नाउन भी आता है,
मीन्स कुछ वाक्य आपको ऐसे मिलेंगे कि इन्फिनेटिव के बाद फार आएगा, उसके बाद कोई नाउन आ जाएगा। ऐसे वाक्यों में दैट से प्रारंभ होने वाले क्लास में क्रिया को अपने से प्रयोग करके क्रिया का अपने से प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि दिए हुए वाक्य में फार के पश्चात किसी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आपको नियम समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया कोई बात नहीं, एग्जांपल के माध्यम से हम लोग चलते हैं, समझ जाओगे। यहां पर जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं, हर सारो इज टू डीप, उसका दुख इतना गहरा है, फार टीयर्स की उसे आंसुओं में बयां नहीं कर सकती है। मींस उसका दुख इतना गहरा है कि वह आंसुओं में बयां नहीं कर सकती है। अब यहां पर समझने की कोशिश करना कि हिज सारो इज टू डीप फार टीयर्स, फार के बाद कोई भी वर्ब नहीं दिया हुआ है, फार के बाद कोई भी वर्ब नहीं दिए हुए हैं, तो इसे यहां पर अपने मन से कोई वर्ब मान करके आपको लिखने हैं। मींस अगर हम इस तरह से लिख दें, हर सारो इज सो डीप दैट सी कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, इसे वह आंसुओं में बयान नहीं कर सकती है। तो यहां पर आपने कैन नॉट तो लगाओगे इसके अकॉर्डिंग मींस प्रेजेंट टेंस होने की वजह से कैन नॉट लगा दिए, लेकिन जो आपने दूसरा इसमें प्रयोग किया है एक्सप्रेस मींस व्यक्त करना, एक्सप्रेस को आपने अपने मन से लिखा हुआ है। क्यों अपने मन से लिखे हुए हैं? क्योंकि जो है आपका फार के बाद कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। हमें अगले सेंटेंस के लिए कोई वर्ब चाहिए, क्योंकि हम अगला सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तभी तो सेंटेंस बन पाएगा। तो जाहिर सी बात है बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब तो रहना बिल्कुल जरूरी होता है। तो इसलिए आपको कोई वर्ब चाहिए तो हमने एक्सप्रेस अपने मन से मान लिए, जो सुटेबल होगा उसी को अपने मन से मानेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ये नहीं कि मनमानी कोनो मान लेंगे, जो एकदम बेहतरीन सुटेबल होगा उसी को मानते हैं। तो प्यार बच्चे ये हो गया आपका रूल नंबर 4 हो गया, सिंपल सा रूल नंबर 4 था। यहाँ पर देखना आपका रूल नंबर 5 दिया हुआ है, तो हम लोग अंतिम नियम की तरफ बढ़ते हैं। मींस एडवर्ब टू को रिमूव करने के हम लोग अंतिम नियम की तरफ बढ़ते हैं। किस तरह से एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, इसके अंतिम नियम की तरफ हम लोग पांचवें नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे पांचवें नियम में आपका क्या हो गया, यदि एडवर्ब टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो। हमने आपको शुरुआत में क्लास के शुरुआत में हमने आपको बताया हुआ था, इस दो प्रकार के आपके वाक्य मिल सकते हैं, एक एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव लिख करके छोड़ दिया जाना, और एक एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव उसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग होना। इंफिनिटिव का प्रयोग होता था तो जाहिर सी बात हमने उसके लिए भी नियम बताए, उसके लिए 4 नियम थे। बाकी ये पांचवा जो है नियम आपका सेकंड वाले वाक्य के लिए हो जाएगा। सेकंड वाला वाक्य क्या था, एडजेक्टिव मींस एडवर्ब के बाद केवल एडजेक्टिव का प्रयोग होना। तो इसमें देखिए क्या दिए हुए हैं, यदि एडवर्ब के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन वाक्य में इंफिनिटिव का प्रयोग ना हो, तो यही बात हमने बताया, इंफिनिटिव का प्रयोग ना हो तो एडवर्ब टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करेंगे, एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे या ओवर का प्रयोग करते हैं, अथवा टू को हटाकर वाक्य के अंत में फ्रेज बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। कौन से फ्रेज लिखे हुए, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, ही इज टू ईगर मींस वह अत्यधिक इच्छुक होता है, फॉर प्रेज मींस प्रशंसा के लिए, मतलब कुछ ज्यादा इच्छुक होता है, मींस आवश्यकता से अधिक इच्छुक होता है, मींस अपनी प्रशंसा के लिए वह आवश्यकता से अधिक इच्छुक होता है। यही तो हमने बताया था, अगर एडवर्ब टू का प्रयोग किसी एडजेक्टिव के पहले किया गया है तो उसका अर्थ क्या होता है, आवश्यकता से अधिक होता है ना, मींस वह अपनी प्रशंसा आवश्यकता से अधिक ही जो है इच्छुक होता है अपनी प्रशंसा कराने के लिए। अब यहां पर प्यारे बच्चों देखिए, यहां पर क्या लिखी हुई है, एडवर्ब टू को लगा करके किस तरह से बनाएंगे। मान लो अगर एडवर्ब टू को लगा करके आपको जो है सेंटेंस बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो कैसे करोगे। अभी तो एडवर्ब टू को हटाने के नियम पढ़िए, अब एडवर्ब टू को लगा करके किस तरह से बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, इसका उल्टा कर दो, इसका विपरीत कर दो, सारे नियम जो बताए हुए हैं उसी का विपरीत कर दोगे तो इसका उल्टा मिल जाएगा। विपरीत करोगे तो यही उल्टा मिल जाएगा ना। जैसे आप एक्टिव वॉइस बनाए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए, अब पैसिव से कह दिया जाए एक्टिव वॉइस में बनाने के लिए, तो यही कहेंगे ना, जो आपने नियम सारे पढ़ी हुए उसी का उल्टा कर दीजिए, आपका बन जाएगा। तो सिंपल से इसमें कॉन्सेप्ट वही बताएंगे कि आप उल्टे कर दीजिए, जो नियम अभी हमने पढ़ाए उसके सारे उल्टे कर दीजिए, आपका बन जाएगा। जैसे इसमें हमने लिखे हुए हैं, इस प्रकार के वाक्यों के निर्माण में सभी एडवर्ब टू को हटाकर नियम के विपरीत नियम लगेंगे। मैं जो एडवर्ब टू को हटाकर के जो नियम लग रहे थे उसके विपरीत नियम लगेंगे। इसके माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस से बदलते हैं। जाहिर सी बात है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने निर्माण किया हुआ था, तो अब हम क्या बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस में उसे बना देंगे। तो आपको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कैसे बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। इसमें ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना थक चुका है कि वह चल नहीं सकता है। तो हमने इसके लिए टू का प्रयोग बताए हुए है ना, यही तो अभी आपने पढ़ा, टू का प्रयोग क्या हो जाएगा, ही इज टू टायर्ड टू वॉक।